चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था और इसमें टोटल 4 केसेस मैंने बताए थे। और जो लास्ट केस था वो सबसे इम्पोर्टेंट था और ये मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रखा होता है तब ये हम लोग फाइनल केस लगाते हैं और ये सबसे एडवांस लेवल का केस होता है। और उससे पहले हम लोगों ने कुछ ग्राफ्स वगैरह देख लिया था। ठीक है, चलो आगे हम लोग चलते हैं और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज और मिरर अगर मूव नहीं कर रहा है तो या फिर मूव कर रहा है तो दो केसेस पॉसिबल है। एक केस मैंने बताया था जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा और दूसरा जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं होगा। तो दोनों केसेस को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज क्वेश्चन जो है ऐसा है, एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से रखा हुआ है। कितने डिस्टेंस पे? 60 के डिस्टेंस पे रखा गया है और इसका फोकल लेंथ जो है वो 15 दे रखा है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये लेट्स से इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था विद द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सभी सेंटीमीटर में है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर निकालो। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। आया क्या आंसर? बी आया क्या? बी का वैल्यू या मैग्निफिकेशन निकला? बी कितना आ रहा है? -20। आंसर 5/9 है। ठीक है, और कोई? -5/3। और किसी का कुछ? -5/9। ओके, -5/3। -5। चलो, -5/3। ओके। अब देखो हम लोग करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि मैग्निफिकेशन डायरेक्ट नहीं। अच्छा पहले बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाएं, है ना? हमें तो पहले यही देखना है फॉर्मूला कौन सा लगाना है। इसमें 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f का डिफरेंशिएशन करना चाहिए या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u वाला डिफरेंशिएशन करना चाहिए। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हाइट ऑफ इमेज का डिफरेंशिएशन निकलता है, इसका मतलब y डायरेक्शन की वेलोसिटी मिलेगी और v और u यहाँ पे है और v और u x डायरेक्शन में, तो इससे मुझे x डायरेक्शन की वेलोसिटी मिलेगी। यहाँ पे जो मुझे गिवन है x डायरेक्शन की वेलोसिटी गिवन है, तो इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन करना चाहिए और इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए। मैं तो बस एक जनरल बता रहा हूँ, फॉर्मूला तो तुम्हें ऐसे भी याद होगा ही। तो इसका क्या होगा? डी v/dt इज इक्वल्स टू माइ dv/dt इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था? dv/dt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v² अपॉन u² du/dt। और ये क्या चीज़ है? मैग्निफिकेशन का स्क्वायर माइनस मैग्निफिकेशन स्क्वायर du/dt। और ये है dv/dt। क्योंकि मिरर मूव नहीं कर रहा है तो फिर मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैग्निफिकेशन मुझे निकालना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? f अपॉन f माइनस ऑफ u। f का वैल्यू कितना है? -15 था। -15 प्लस कितना था?
60 था ना, 45 -1/3 मैग्निफिकेशन आ गया मेरा -1/3 और इसका वैल्यू पुट कर लो -1/3 का होल स्क्वायर और डी यू बाई डी टी कितना था 5 था -5 और ये डी वी बाई डी टी। सो अब वैल्यू कितना निकल के आ रहा है ये हो जाएगा सॉरी ये प्लस होगा वेलोसिटी मैंने गलत सोच लिया डायरेक्शन क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ये पॉजिटिव डायरेक्शन तो प्लस ले लिया और फिर ये आ जाएगा -5/9 नॉट 3 5/9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया क्या सबको? ये क्वेश्चन सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये एक कन्वेक्स मिरर है और इस कन्वेक्स मिरर के सामने एक इंसेक्ट है कीड़ा। वो धीरे 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 करके आगे की डायरेक्शन में जा रहा है कुछ ऐसा। एक्स वाई एंड जेड है ना। तो ये जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी जो वेलोसिटी दी हुई है वो कितनी दी गई है, दिस इज जेड डायरेक्शन विच इज गिवन -5 mm/s और जो ऑब्जेक्ट है कितने डिस्टेंस पे है फोकल लेंथ में दे देता हूँ f इज इक्वल्स टू दे रखा है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर एंड ये जो है ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। तो बोला गया फाइंड द वेलोसिटी द इमेज। ठीक है सॉल्व करो इसको। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में ये आया होगा कि ये डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन के लिए तो हमें फॉर्मूला ही नहीं बताया गया। तो ज़्यादातर टेक्स्ट बुक में मिलता नहीं है और ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसी चीज़ को तुम्हें थोड़ा अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करता हूँ। जो भी चीज़ हमारे पास है 3 डायमेंशनल वे में अगर इसको देखा जाए तो एक होता कैसा है, पूरा कर्ड होता है ऐसा, है ना, ऐसा होता है। अब इसको अगर तुम 90 डिग्री से रोटेट कर दो तो क्या होगा, तो मुझे बताओ। अच्छा ये क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या करो 90 डिग्री से रोटेट करो। तो इस तरफ था एक्स एक्सिस, इस तरफ था वाई एक्सिस और इस तरफ था जेड एक्सिस। और 90 डिग्री से जैसे ही रोटेट करेंगे हर एक चीज सेम रहेगा, बस चेंज क्या हो जाएगा, y जहाँ पे था वहां पे -z आ जाएगा और ये वाला डायरेक्शन बन जाएगा y और नीचे वाला डायरेक्शन क्या बन जाएगा z। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? और प्रिंसिपल एक्सिस क्या अभी भी वही रहेगा, क्या वो चेंज होने वाला है क्या प्रिंसिपल एक्सिस? नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस हमारा चेंज नहीं हुआ रोटेट होने के बाद भी। तो अब इंसेक्ट जो है बेसिकली किधर जा रहा है, बेसिकली वो ऊपर जा रहा है वाई डायरेक्शन, जो कि हम लोग पहले बोलते थे, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, मैग्निफिकेशन वाला, हाइट ऑफ इमेज ऑन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -b/u और इसी का डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो हाइट ऑफ इमेज का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू -b/u और साथ में क्या आएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई?
बोलो अथर। ये जो चीज है इस ये रोटेट किया है ना। तुम एक्सिस को रोटेट करो। हमारे पास छतरी है, छतरी को तुम 90 डिग्री से रोटेट करते हो तो क्या होता है, ये एक्सिस रोटेट होकर के यहाँ पे पहुंच जाएगा और ये एक्सिस यहाँ पे पहुंच जाएगा। आया ना, है ना। तो ये पहले चल किधर किस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था। तो अब किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है ना। और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलता है तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, याद है ना। तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सिंपल सा चीज है, दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्निफिकेशन एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मिरर स्टेशनरी है, मिरर का नहीं लिखा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकालो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, एफ अपॉन एफ माइनस यू। एफ का वैल्यू कितना है, 10 है ना आई थिंक, और 10 माइनस माइनस प्लस 10, 1/2। मैग्निफिकेशन है क्या हमारा, 1/2 प्लस में। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, विच इज प्लस 5। 5 क्या था, mm/s। सो दिस विल बी द आंसर। सभी को समझ में आया या नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ फिर। सिंपल है और गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी जो क्वेश्चन दिया गया और ये जो क्वेश्चन, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन दिए थे ना, तो ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द स्पीड ऑफ 10 mm/s। और ऑब्जेक्ट जो है 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और जो फोकल लेंथ है इसका 20 सेंटीमीटर। और अब इसी ऑब्जेक्ट को बर्ड बोला नाम दिया जा सकता है कि एक चिड़िया है, जो चिड़िया इस तरीके से इस डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस होते हुए उड़ रही। तो जो इमेज बनेगा चिड़िया का, उसका वेलोसिटी कितना होगा, निकालो। सॉल्व करो उसको, सही आंसर आना चाहिए। देखो इसमें सबसे पहले कुछ कुछ तो हम लोग खुद ही रे डायग्राम से चीज़ों को बता सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, पहले तो इसके पोजीशन को बताओ मुझे। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। फोकल लेंथ 20 है, उसका डबल होता है 40। सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस तरफ होगा। तो जो इमेज बनना चाहिए इसका, वो कहाँ पे बनना चाहिए, इस जगह पे बनना चाहिए। ठीक है। और अगर ये ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इमेज इस डायरेक्शन में जाएगा, एक बात तो तय। और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा तो इमेज नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। आया ना। तो तुम मुझे बताओ कि वेलोसिटी ऑफ जो इमेज होगा एक्स डायरेक्शन में, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। नेगेटिव। और वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। नेगेटिव। तो इतना बात तो मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक्स का और वाई का वेलोसिटी नेगेटिव। दूसरा चीज, क्या ये जो वेलोसिटी है, पहले तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कितना है। इधर कितना आ रहा है, 10 cos 37 है ना, विच इज
8 मीटर पर सेकेंड, mm पर सेकेंड, mm पर सेकेंड, और इस तरफ हो जाएगा 6 mm पर सेकेंड। तो तुम मुझे ये बताओ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी या फिर इमेज की वेलोसिटी ज़्यादा होगी मैग्नीट्यूड में? ये कंपैरिजन मैंने बताया हुआ है। इमेज का ज़्यादा होगा वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा ना, क्योंकि इसको इन्फिनिटी से कवर करके इधर आना है, इसको इस तरफ से इस तरफ तक जाना है, तो ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा। इमेज का क्या होना चाहिए? कम। तो ऑप्शंस तुम देखोगे तो ऑप्शन में तुम्हें थोड़ा थोड़ा ये भी आइडिया लगने लग जाएगा कि कम होगा या ज़्यादा होगा। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है या 1 से छोटा? 1 1 से छोटा होगा, और 1 से अगर छोटा होगा तो वाई डायरेक्शन इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इससे वाई डायरेक्शन को कंपैरिजन किया जा सकता है कि जो वाई डायरेक्शन में इमेज की वेलोसिटी होगी, ये वाली, वो ज़्यादा होगी या कम होगी? हम्म? तो इमेज का क्या होगा? कम होगा, और ऑब्जेक्ट का ज़्यादा। तो इतना चीज़ अगर तुम देखोगे तो लगभग लगभग कुछ ऑप्शंस तो तुम्हारे का हट जाएंगे और कुछ ऑप्शंस बचेंगे, और शायद एक ही ऑप्शन उसमें से करेक्ट बच गया तो तुम्हारा मेहनत बच जाएगा, तुम आराम से आंसर दे सकते हो। तो लॉजिकल थोड़ा बहुत काम किया तो आंसर निकल पा गया। लेकिन अगर पूरा प्रोसेस से करना हो तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना हो तो किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम लोग को आराम से सोचना है। पहला चीज़, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है तो एक्स डायरेक्शन के लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा देंगे? डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर डी यू बाई डी टी। और वाई डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या लगा देंगे? डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम डी एच ओ बाई डी टी। डी यू बाई डी टी कितना है? 8 है। और डी एच ओ बाई डी टी कितना है? 6 है। तो निकालना क्या है मुझे? मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस वी वाई यू। वी वाई यू की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? एफ अपॉन एफ माइनस यू। एफ का वैल्यू कितना है? +20 या -20? -20। और यू का वैल्यू कितना? -50। कितना आ रहा है ये? -20 बाय -2/3 आ रहा है। अब मैग्निफिकेशन निकल के आ गया -2/3, सॉरी, हाँ। तो इसका वैल्यू इधर पुट कर लो यहाँ पे। ये कितना आ जाएगा? -4/9 × 8। और इसका आंसर कितना आ जाएगा? मैग्निफिकेशन इज -2/3 × 6। ये जे कैप में, और आई कैप में कितना आ रहा है? -32/9। ये वाला जो आंसर दिया गया ये सही है। सबको समझ में आया? वाई डायरेक्शन में यहाँ पे क्या लिखा है? एम। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है? -v/u डी एच ओ बाई डी टी होता है। और ये क्या चीज़ है? मैग्निफिकेशन है। इसकी जगह पे मैंने मैग्निफिकेशन लिख दिया। मैग्निफिकेशन खुद निगेटिव वैल्यू ला करके आ रहा है, तो मैं माइनस में ही आंसर लिखूंगा, -2/3। ठीक है? तुम बोलोगे सर यहाँ का माइनस किधर गया? अरे वो तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ही यही है ना, है ना, जो कि तुम इस जगह से वही चीज़ निकाल रहे हो, है नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तुम्हें बस ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ खास है नहीं। एक क्वेश्चन करना है क्या, वही पूरा सबसे टफ लेवल का, लेकिन इसको भी मैं इजी बना करके दे रहा हूँ ताकि सिर्फ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाऊँ।
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका जो हाइट है इस इंस्टेंट पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 mm, और इसका फोकल लेंथ दे रखा है लेट से 20 सेंटीमीटर, क्या फर्क पड़ता है। इसका हाइट जो है, इसका हाइट जो है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है वो बताया गया। ए ले लेता हूँ इसको, तो पॉइंट ए इज मूविंग अप विद द स्पीड ऑफ, कितना भी ले लो, क्या ले लो, 5 mm/s, then find the velocity of image of, find the velocity of A of the image. सॉल्व करो। अच्छा, इसको ऐसा कर लेते हैं कि हम लोग आगे भी मूव करा लेते हैं। द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 2 mm/s। चलो अब सॉल्व करो। तो ये अब आ गया हमारा ऐसा केस जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सेस पे नहीं रखा है, क्योंकि वो पॉइंट ए के बारे में जानना चाहता है। तो पॉइंट ए का जो इमेज बनेगा वो किसी इस जगह पे बनेगा, और अगर ए का इमेज इस जगह पे बना है तो ये किस तरीके से बढ़ेगा, इसका लेंथ इस तरीके से बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है ये इस तरीके से, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा होता तो ये इस तरीके से बढ़ता। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो तुम्हें आराम से दिख रहा है कि 2 डायरेक्शन में है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी, दिस इज ए डैश इमेज, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तभी तो रिजल्टेंट इधर आ रहा है। तो ये होगा कितना, सबसे पहले तो मैं एक्स डायरेक्शन का देख लेता हूँ। एक्स डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एक्स डायरेक्शन के लिए हम लोग हमेशा यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इट इज dv/dt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m² du/dt। मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा इसका, 1, इजी क्वेश्चन दिया है मैंने, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो dv/dt कितना आ जाएगा तुम्हारा, माइनस ऑफ, और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 2 mm/s दिया गया, माइनस 2 mm/s, ये एक्स डायरेक्शन का, ये चीज़ नहीं। अब वाई डायरेक्शन के लिए लगाएंगे, और वाई डायरेक्शन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v/u, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो dhi/dt इज इक्वल्स टू माइनस, नीचे जो भी लिखा है उसको स्क्वायर कर लो, यहाँ पे लिख लो, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन dv/dt और h0 प्लस v dho/dt माइनस ऑफ अब vh0 du/dt। अब इसी को मुझे थोड़ा अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, सभी वैल्यूज को पुट करने के हमें निकालना है। v का वैल्यू कितना है, आई थिंक 20 दिया हुआ है ना, तो ये 20 लिख दिया। और क्या है u का वैल्यू, ये भी 20 है। अच्छा, साइन के साथ लेना पड़ेगा, f 20 है, ठीक है। तो
यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, -20, एक माइनस साइन पहले से था, और डी वी बाई डी टी, ये ऊपर निकाला है डी वी बाई डी टी, वो एम एम में है, तो क्या चीज़ 40 होगा? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, तो -40 यहाँ पे, और ये डी वी बाई डी टी है, तो डी वी बाई डी टी कितना हो जाएगा? ऊपर लिखा हुआ है -2 mm, mm में है तो पहले उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते, 0.2 हो जाएगा। और एच नॉट का वैल्यू कितना है? हाइट है 2 mm, उसको भी 0.2 लिखना होगा, प्लस वी, वी का वैल्यू कितना है? -40, और डी एच ओ बाई डी टी है, डी एच ओ बाई डी टी कितना है? बोलो, डी एच ओ बाई डी टी हमने ऊपर लिखा है, डेट इज 5 mm/s, यहाँ पे लिख लेंगे 5 के जगह पे 0.5, और पॉजिटिव डायरेक्शन था, बस मिल गया। माइनस v का वैल्यू कितना है? -40, एच नॉट का वैल्यू कितना है? 0.2, और डी यू बाई डी टी का वैल्यू कितना है? डी यू बाई डी टी कौन सा हो जाएगा? ये वाला, जस्ट 2 mm/s, जस्ट 0.2। इसी को थोड़ा मुझे सॉल्व करना। कितने लोगों ने इस तरीके से किया था, और उससे कुछ आंसर आ रहा है तो बता दो मुझे, चेक कर ले। 140 तो कैंसिल आउट हो जाएगा इधर से, बचेगा कितना? -10 बाहर, और ये -0.04, और माइनस ऑफ ये 20, और ये कितना हो रहा है? माइनस माइनस प्लस, और ये 0.04। देखना एक बार सही है कि नहीं, गलत नहीं होना चाहिए। बोलो सही है? माइनस माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक नेगेटिव साइन होगा, प्लस हो जाएगा, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सही है? तो ये कितना आ जाएगा? 20.08 डिवाइड बाय, अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग देखें तो 1/2, -1/2 mm/s। बोलो, है कि नहीं? किसी का नहीं आया? इस तरीके से नहीं किया था तुम लोगों ने? इस मेथड से नहीं किया था? हाँ, ये तो लास्ट केस मैंने दिया ही था ना, बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे ना हो तो फिर मुझे यही करना होगा। इधर पॉइंट ए का वेलोसिटी मांगा था, इसीलिए मुझे इसी तरीके से करना। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग देखना चाहेंगे पावर ऑफ द मिरर। बताओ मिरर का पावर क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? जो फॉर्मूला होता है जनरल, वो ये होता है -1/f, और ये क्या होना? मीटर में होना चाहिए, और इसका यूनिट क्या होता है? डायप्टर। तो ये जो पावर है जनरली हम लोग कहाँ पे यूज़ करते थे? एनर्जी पर यूनिट टाइम, वर्क पावर एनर्जी में, तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? एनर्जी जूल होना चाहिए, जूल पर सेकंड, वॉट होना चाहिए, लेकिन डायप्टर है यहाँ पे यूनिट।
तो नाम पावर है इसका मतलब ये नहीं कि यूनिट भी वही होगा। ऐसा ही केस हम लोग एक बार हीट ट्रांसफर में पढ़ेंगे, जहाँ पे नाम तो होगा पावर, लेकिन वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी और डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है क्या? तो अगर कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है तो हम लोग पावर बता सकते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए पावर क्या होगा? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स के लिए नेगेटिव। नेक्स्ट चलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। तो देखो न्यूटन्स फॉर्मूला काफ़ी आसान है, और इसको डिराइव करना भी आसान है, ना भी पता हो तो भी तुम लोग आराम से कर सकते हो। न्यूटन ने बेसिकली एक फॉर्मूला निकाला, और वो उसमें क्या किया उन्होंने, जो मिरर लिया उस मिरर का फोकस को उसने ध्यान में रखा, और हर एक डिस्टेंस को उसने फोकस से मेजर किया। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को उसने फोकस से मेजर किया, और जहाँ पे इमेज बन रहा है ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, और जिस जगह पे इमेज बन रहा है वो इमेज का डिस्टेंस भी वो फोकस से ही मेजर किया। तो मान लेते हैं कि दिस डिस्टेंस इज एक्स एंड दिस डिस्टेंस इज वाई। तो न्यूटन का फॉर्मूला आया कि x इंटू वाई जो होगा वो एफ स्क्वायर के बराबर होगा, वेर एफ इज फोकल लेंथ। हाँ, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। और इसको डिराइव करना और भी आसान, कैसे कर सकते हैं हम लोग, वन बाय वी, हाँ वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ से अगर तुमने ये लगाया है तो v कितना हो जाएगा, v का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, y प्लस एफ। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, माइनस साइन के साथ, और सेम नेगेटिव साइन इसमें आएगा, इसमें आ जाएगा x प्लस ऑफ एफ, क्योंकि हर एक डिस्टेंस हम लोग होल से लेते हैं मिरर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। और ये तो वन बाय माइनस एफ ही होगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जाएगा। तो बस इसको याद रखो, कहीं कहीं पे क्वेश्चन आ जाएंगे, फायदा हो सकता है जल्दी आंसर आ जाए, और कुछ नहीं। तो ये हम लोग का मिरर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जितने भी चीज़ हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिए वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट अब नीचे भी आ सकते हैं, है ना। और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारे कॉन्सेप्ट मिक्स होते ही चले जाएंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कुछ कुछ बातें तुम्हें पहले से पता होगा कि क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बोलो कैसे डिफाइन करते हैं। जब भी कोई लाइट किसी एक मीडियम से पास करता है, तो मीडियम से पास करने के बाद, हाँ, बेंडिंग, लाइट का बेंडिंग हो जाता है। और बेंडिंग क्यों होता है, क्योंकि उस मीडियम में जो वेवलेंथ होता है वो चेंज हो जाता है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट चेंज होता है, और वेवलेंथ चेंज होने के कारण से स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाता है। ठीक है। तो बोला गया कि लेट से हमारे पास एक मीडियम, दिस इज मीडियम वन एंड दिस इज मीडियम टू, और ये लाइट इंसिडेंट था इस जगह पे, और हमें बहुत सारी बातें पता है कि नॉर्मल होता है, ये इंसिडेंट लाइट रे होता है, और ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे होता है। तो बेंडिंग जो होता है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स भी हो सकता है और नॉर्मल से
अवे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है। और मीडियम को हम लोग रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम से डिफाइन करते हैं, तुम्हें पता है। रेयरर मीडियम मान लेता हूँ मैं इसको, डेंसर मीडियम। रेयरर और डेंसर किससे डिफाइन हो सकता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम से। तो ये सब आया कैसे? तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट में क्या बोला गया? ये लाइट को जब हम लोग इसके ऊपर फॉल कराते हैं जब दो मीडियम से सेपरेटेड होता है तो लाइट बेंड हो जाता है बार बार सॉरी। यहाँ पे बोला गया कि लाइट बेंड हो जा रहा है। क्यों बेंड हो जा रहा है भाई? ऐसा क्या रीज़न है कि जो मीडियम चेंज करने के बाद लाइट बेंड हो जाता है? इसमें बहुत सारी बातें एक एक करके निकल के आई, हम लोग एक एक करके इस चीज़ों को समझेंगे। एक लाइट का प्रॉपर्टी ये है जिसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि जो लाइट है वो एक शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रेवल करने की कोशिश करता है, जिसमें कि उसको जो टाइम लग रहा है वो सबसे कम है। मतलब मतलब कि सपोज लाइट जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहता है। ये पॉइंट ए है और नीचे मैं एक पॉइंट बी बना देता हूँ। उस जगह तक जाना चाहता है, तो ए से बी पॉइंट तक जाने में लाइट को सबसे कम टाइम लगना चाहिए। तो वो एक ऐसा पाथ को चूज करेगा जिसमें कि टाइम सबसे कम लग रहा। तो ये लाइट का प्रॉपर्टी होता है, और उसी के हिसाब से कि मीडियम के अंदर की वेलोसिटी होती आती है। जब स्नेल्स लॉ आया था तो स्नेल्स लॉ ने ये चीज़ों को बताया, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी से निकला। यहाँ किस तरीके से इसके अंदर की वेलोसिटी v होगी। यहाँ पे अगर स्पीड ऑफ लाइट c है तो मीडियम मान लो कि वैक्यूम है और ये मीडियम कोई और है, स्पीड ऑफ लाइट c हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियम चेंज किया, मीडियम चेंज होने के कारण से क्या हुआ? स्पीड ऑफ लाइट इसमें चेंज हो गई। और फिर जब ये मीडियम से बाहर निकलेगा तो वापस से जो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? c हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे पहले बताता हूँ कि मान लो कोई एक लाइट है जो कि इंसिडेंट हो रहा है। तो कोई भी लाइट जब इंसिडेंट होता है उसका दो टुकड़ा होता है, तीन टुकड़ा होता है बेसिकली। एक तो लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट करता है, दूसरा टुकड़ा हमेशा रिफ्रैक्ट करता है, और तीसरा एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन को हम लोग अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे, रिफ्लेक्शन को हम लोग देख रहे हैं, और रिफ्रैक्शन को, जिसको हम लोग कभी कभी ट्रांसमिशन के नाम से भी जानते हैं। तो मान लो 100% ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई, तो 3% ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इधर चली गई, बाकी 97% ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस तरफ आ गई। तो ये किस वाले मीडियम में हो सकता है? ग्लास में हो सकता है ऐसा। लेकिन ऐसा हमेशा ही होगा, ऐसा नहीं कि सारा का सारा रिफ्रैक्शन में चले जाए और रिफ्लेक्शन हो ही ना हो। ये प्रोसेस हमेशा साइमल्टेनियसली होता है। हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ या तो रिफ्लेक्शन को एक टाइम पे देखते हैं या फिर रिफ्रैक्शन को एक टाइम पे देखते हैं, क्योंकि हमें कंसंट्रेट सिर्फ एक चीज़ों पे करना होता है इसीलिए। तो तीनों चीज़ें एक साथ होगा, एक दो तीन। हम लोग बस इसको और इसको अभी कंसीडर करेंगे। वही अभी हम लोग रिफ्रैक्शन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिफाइन किस तरीके से करते हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इस तरीके से डिफाइन होता है किसी भी मीडियम का। refractive index of any medium is defined as the ratio of the speed of light in that medium to the speed of light in vacuum। तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में कितने के फैक्टर से चेंज हुआ? रेशियो मैंने शायद उल्टा बोल दिया, मैं इस तरीके से लिखूंगा म्यू म्यू इज इक्वल्स टू c by v। It is the ratio of the speed of light in vacuum to the
स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। तो इस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है ये v, और इस मीडियम में मतलब कि वैक्यूम के रेस्पेक्ट में हमेशा लेना होता है, वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कहलाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा या 0 होगा? ऑलवेज म्यू का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि मीडियम में ऑलवेज वेलोसिटी कम ही होगी, ज़्यादा तो हो नहीं सकती है। इसका रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। इसको जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं मीडियम का, इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो कि रिलेटिव होता है। रिलेटिव का क्या मतलब? मतलब कि मान लो ये एक मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, लेकिन मीडियम 1 वैक्यूम नहीं है, ये वाटर है, और मीडियम 2 जो है वो तुम्हारा मान लो ग्लास है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका जो फॉर्मूला होता है, वैल्यू होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इसका रेशियो कैसे निकलेगा? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ क्या लिखा जा सकता है? सी अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास मीडियम। और वाटर का कैसे लिखा जा सकता है? सी अपॉन वेलोसिटी इन वाटर, बराबर। मतलब कि इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है और इस मीडियम में ग्लास की स्पीड कितनी है, मतलब लाइट की स्पीड कितनी है, ग्लास के मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी। जब इन दोनों के वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे क्या आ जाएगा? सी बाय बी जी अपॉन सी डिवाइडेड बाय बी डब्ल्यू। ये सी कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया ये? बी डब्ल्यू बाय बी जी। तो तुम इसे भी याद रख सकते हो, that refractive index of glass with respect to water is equals to the refractive index of glass upon refractive index of water। और क्योंकि mu is equals to c by v होता है, so mu is inversely proportional to v, तो ये चीज़ ऊपर चला जाएगा, mu की जगह पे v लिखेंगे, inversely proportional है। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी इन ग्लास मीडियम। याद रहेगा ये चीज? एक फार्मूला ये हुआ, इसे याद रखने की जरूरत है, और एक फार्मूला ये हुआ, इसे याद रखने की जरूरत है। ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तीसरा फार्मूला C इज इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है और V इज इक्वल्स टू भी एफ लेमडा होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें ये डिफरेंस है कि ये जो लिया गया है ये तुम्हारा मीडियम 1 में लिया गया है और ये मीडियम में लिया गया। वापस से उसी इलस्ट्रेशन पे चलते हैं सबसे ऊपर। जब ये सारे प्रोसेस एक साथ होते हैं तो मान लो कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मतलब कि वैक्यूम है, और स्पीड ऑफ लाइट इसमें c है, और इसमें फ्रीक्वेंसी f नॉट है, और वेवलेंथ लैम्डा नॉट है। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा उसका स्पीड कितना होगा? कितना होगा? c के बराबर ही होगा, क्योंकि अभी भी जो लाइट है वो किस मीडियम में है? वैक्यूम में ही है। चलो अब इसके फ्रीक्वेंसी के बारे में बताओ। इसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा या डिफरेंट होगा?
फ्रीक्वेंसी सेम होगा, वेवलेंथ सेम होगा या डिफरेंट होगा, आप बताओ। रिफ्लेक्टेड लाइट का वेवलेंथ, वेवलेंथ भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि तुमने दो क्वांटिटी सेम बोल दिया। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा इज ऑलवेज वैलिड फॉर एनी वेव। तो तुमने v और f को कांस्टेंट रखा है, तो लैम्डा तो चेंज ही नहीं हो सकता है। समझ में आई कि मेरी बात? हाँ। अब रिफ्रैक्टेड लाइट के बारे में बताओ। इसमें स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा, सेम होगा, डिफरेंट होगा? चेंज होगा, है ना। इसको मैं भी बोल देता हूँ। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। और वेवलेंथ चेंज होगा या डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट रहेगा। तो इसको लैम्डा डैश बोल देता हूँ मैं। तो फ्रीक्वेंसी एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि सोर्स पे डिपेंड करता है। सोर्स ने एक बार फिक्स कर दिया तो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। कहाँ पे चेंज होता है? डॉपलर से। और किसी जगह पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो रिफ्रैक्शन जब होता है तो केवल वेवलेंथ चेंज होता है, और वेवलेंथ चेंज होने के कारण से स्पीड भी चेंज होती है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे भी जब हम लोग v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा लिखेंगे तो यहाँ पे लेमडा चेंज हो चुका है। अगर इसको लेमडा नॉट बोला है हमने तो ठीक है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिफाइन अलग तरीके से कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू होता है c बाय v। और c को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ नॉट लेमडा नॉट। और v को क्या लिख सकते हैं? एफ इंटू लेमडा। और एफ नॉट होगा क्योंकि फ्रिक्वेंसी तो चेंज होता नहीं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सो लेमडा नॉट अपॉन लेमडा। लेमडा नॉट क्या है? वेवलेंथ इन वैक्यूम। लेमडा इज वेवलेंथ इन दिस मीडियम, बराबर है। तो ये भी एक नया फॉर्मूला है। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकता हूँ? बिल्कुल हाँ। क्योंकि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, तो जो रेशियो वेलोसिटी में है वही सेम रेशियो हम लोग इसके लिए भी लिख सकते हैं। लैम्डा ऑफ W डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ द ग्लास। ठीक है। तो एक सिंगल फॉर्मूला है, तुम्हें इसे याद रखना है। या फिर म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये होता है, तुम्हें इसे याद रखना अभी के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें तुम्हें बाद में जाकर के पता चलेगा कि जो म्यू है वो कांस्टेंट नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट ए कांस्टेंट थिंग बट इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, जो कि अभी के लिए भूल जाओ। अभी के लिए हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कांस्टेंट, बस। चलो अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। बताओ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? हम्म बताओ, सिंपल सिंपल है। धीरज बताओ क्या है? ओके। और बस ये दो हम लोग को पता है। ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, the incident ray, normal and reflected ray will be in the same plane.
और सेम प्लेन में होगा तो फिर से हम लोग वही बातें बता सकते हैं कि आई वेक्टर डॉट विथ एन वेक्टर क्रॉस विथ आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। दूसरा स्नेल्स लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं, और वो क्या चीज़ है, हर एक जगह पे स्नेल्स लॉ किस तरीके से बताया जाता है, दैट म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, ये बोलते हैं ना, बराबर, या फिर किसी किसी जगह पे इसको रिलेटिव बोल दिया जाएगा। लेकिन जब तुम एक्चुअल पेपर पढ़ोगे स्नेल्स लॉ का, तो उसमें इस तरीके से फॉर्मूला लिखा ही नहीं गया है, दिस इज द डिराइव्ड फार्मूला। और तुम अगर इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे, जेई के एडवांस लेवल के क्वेश्चन। तो क्या फॉर्मूला था पेपर में, जो उसने थेसिस जो रिलीज किया था स्नेल्स ने, उसमें क्या गिवन था कि जो लाइट इंसिडेंट होता है और जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है इसका साइन वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहता है आपके साथ। समझ में आया क्या? क्या बोला उसने, दैट द refractive index of that medium multiplied by the sine value of the incident ray is constant। इतना सा लिखा गया, और अभी के टाइम पे इसको स्नेल्स लॉ थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में रिजल्ट बताते हैं। और वो क्या चीज़ है मैं उसको भी बता देता हूँ कि अगर लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट हुआ तो दिस एंगल इज इंसिडेंट एंगल एंड दिस एंगल इज रिफ्रैक्टेड एंगल। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन क्योंकि मीडियम वन है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू क्योंकि ये मीडियम टू है। तो मैं क्या बोलूँगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कांस्टेंट होगा, म्यू वन इंटू साइन आई इज कांस्टेंट एंड इज ऑल्सो इक्वल्स टू म्यू टू इंटू साइन ऑफ आर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो इधर से आता है म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, और ये भी मैं बोलूँगा तुम इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हो, ये भी अच्छा फॉर्मेट है, याद रखना। इसको और थोड़ा डिराइव कर, इसको और थोड़ा डिराइव करके किस तरीके से बना दिया जाता है, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन, और म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन क्या होता है, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आई divided by sin r is refractive index of medium to with respect to, ये फॉर्मूला तुम लोग को याद है। कुछ समझ में आया या नहीं आया? हमें किस तरीके से याद रखना है फॉर्मूला, इस तरीके से याद रखना है, इस तरीके से याद रखना है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो मैं या तो इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा हमेशा, या तो इसको यूज़ करूँगा, ये रेयरली यूज़ करूँगा मैं, हालांकि है सेम चीज़, ठीक है, लेकिन जब सोचने का तरीका होता है वो इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल पाता है, क्वेश्चन से पता चल रहा है। अभी तो सिंपल क्वेश्चन करेंगे हम लोग, आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन करो ऐसा। क्वेश्चन सेंटेंस में लिखता हूँ, आफ्टर रिफ्रैक्शन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is 30 degree and the refractive index of medium
is root 2, then find the angle of incidence. Also find the speed of light in dead medium. If the wavelength of a light in vacuum is 5000 angstrom, then the wavelength of light in that medium will be, क्या होगा? तो 3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, इजी इजी है, आराम से करो। देखो, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा है मैंने। सिंपल सा इंसिडेंट लाइट रे इधर से आ रहा है और ये रिफ्रैक्ट कर गया, और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 30 डिग्री दे रखा है, म्यू का वैल्यू दे रखा है √2। उसने ऐसा लगा तो इसमें साइन आई बाई साइन आर तुम करोगे, मैं भी वही करूँगा थोड़ा डिफरेंट वे में। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 ही होगा, कुछ नहीं गिवन है तो हमेशा 1 ही एज्यूम करना है कि वैक्यूम से आ रहा है और ये आई है, तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू √2 इंटू साइन 30। सो साइन आई विल बी इक्वल्स टू रूट साइन 30 कितना होता है 1/2, विच विल बी इक्वल्स टू 1/√2। सो आई विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये आ गया आंसर। दूसरा क्या पूछा, देन फाइंड द एंगल में स्पीड ऑफ लाइट। अब इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी होता है। सो वी इज इक्वल्स टू म्यू बाय सी बाय म्यू। सी का वैल्यू तुम्हें पता है कितना है, 3 इंटू 10⁻⁸ और म्यू तुम्हें पता है विच इज कर लिया। और लेमडा तुम्हें निकालना है वेवलेंथ, तो लेमडा कैसे निकलेगा, म्यू इज इक्वल्स टू लेमडा, ये जो रेशियो है वही रेशियो यहाँ पे भी फॉलो होता है, नॉट अपॉन लेमडा इन मीडियम। वेवलेंथ कितना था, आई थिंक 5000 एंगस्ट्रॉम है, और ये लेमडा मीडियम इतना हो जाएगा। म्यू का वैल्यू पुट कर लो, इधर से भी आंसर आ जाए। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन दिया था, एक और क्वेश्चन कर लो जल्दी से। फिर दो मीडियम है और उस दोनों मीडियम से लाइट पास करता है, और उसके बारे में कुछ बताया गया है कि लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन has a speed of 2 times the speed of light in medium 1। ये मीडियम 2, its speed is 3। अच्छा, तो इसको मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, क्या लिखा है इसमें, ए लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन in medium 2 has a speed of 2 times the speed of light in
medium 1, then find the relative refractive index of medium 1 with respect to medium, इसी को ही सॉल्व कर। आया आंसर? देखो, मान लो कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, इसमें लाइट रे इस तरीके से आ रहा है और ये रिफ्रैक्टर, इसमें वेलोसिटी v1 है और इसमें वेलोसिटी v2 है। क्या बोला? द लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन in has a speed of 2 times the speed of light in medium 1। मीडियम 1 में जितना स्पीड है उसका 2 टाइम्स है, so v2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1। ये रिलेशन दे दिया। अब निकालना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ सॉरी 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, तो म्यू ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 लिखना है मुझे, म्यू 1 अपॉन म्यू 2, या फिर v2 अपॉन v1 ये लिखना है, v1 और ये v1 कैंसल आउट हो गया, आंसर इज क्लियर है क्या? चलो अब डेविएशन हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन के केस में, डेविएशन ऑफ लाइट। डेविएशन ऑफ लाइट फॉर द केस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो, डेविएशन जो है दो तरीके से देखा जा सकता है इसमें। किस तरीके से? वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा लाइट किस तरफ से आ रहा है, मीडियम 1 की तरफ से या मीडियम 2 की तरफ से, है ना। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम, लाइट इस तरफ से आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, केस 1 है। और फिर ये रिफ्रैक्ट करेगा और ये है हमारा रेयर है और ये डेंसर मीडियम बेंडिंग हो जाएगा इस तरफ और ये बनेगा आर। और केस 2 कैसा हो सकता है? केस 2 ये हो सकता है कि जो लाइट है वो इस तरफ से आ रहा हूँ और इस केस में मुझे डेविएशन देखना हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये केस हम लोग थोड़ा आगे जाकर के करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ TIR भी इन्वॉल्व होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी इन्वॉल्व होता है। जब TIR पढ़ेंगे तो इस केस को भी हम लोग कर लेंगे, अभी पहले इस केस को कर लेते हैं। तो इस केस में लाइट रे को जाना था इधर, लेकिन वो बेंड हो गया, तो बेंडिंग कितना हुआ, मतलब कि डेविएशन कितना हुआ, डेल्टा विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई माइनस ऑफ आर। ये चीज़ लिखेंगे और आर का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, अगर ये म्यू 1 है और ये म्यू 2, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, सो आर म्यू 1 अपॉन म्यू साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। और अगर एंगल छोटा हुआ तो आर का वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। अभी के लिए तो आई माइनस आर साइन इनवर्स म्यू 1 बाय म्यू 2 साइन आई लिख सकते हैं। So this will be the deviation। और TIR का केस हम लोग जब आगे पढ़ेंगे उस समय देखेंगे।
तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो फॉर्मूला होगा उसे याद रखने की ज़रूरत है, बता दूँ। डेविएशन पे क्वेश्चन करते हैं। एज्यूम करते हैं कि स्फेरिकल ग्लास है, स्फेरिकल ग्लास है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया गया, ठीक है। और एक लाइट है जो इंसिडेंट हो रहा है कुछ 60 डिग्री का एंगल पे। तो पूछा गया है जब फाइनली लाइट रे बाहर निकलेगा इस ग्लास से, इस लाइट रे का कितना डेविएशन हो चुका हो। फाइंड द नेट डेविएशन ऑफ लाइट रे when it comes out of the मीडियम। कुछ नहीं गिवन है तो बाहर मीडियम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 वाला। कितना आया, कितना, 5/6, 5/6, 5/6। और किसी का कुछ आ रहा हो तो बताओ, गलत नहीं आना चाहिए, याद रहे। कर लिया सभी ने। नेट डेविएशन 0 आ रहा है। क्या सोचा तुमने, बताओ क्या किया। हम्म, अच्छा अच्छा, पैरेलल निकल रहा है इसलिए। पक्का पैरेलल निकल रहा है। चलो देखते हैं पैरेलल है कि नहीं, पता चल जाएगा। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री, और क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है तो बेंडिंग होगा कुछ, बेंडिंग हुआ, और इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। और मीडियम ये वैक्यूम या फिर एयर, एयर का भी 1 ही लेते हैं। 1 × sin 60 इज इक्वल्स टू √3 × sin r। तो कितना आ जाता है, 3/2 इसका वैल्यू, कैंसिल आउट। साइन आर इज इक्वल्स टू 1/2। सो आर का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। ये तो हमारा एंगल आ गया 30। और यही लाइट रे आगे जाएगा और अब मीडियम पे टक्कर खाएगा। तो टक्कर खाने के बाद ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो ज्योमेट्री से देखने के लिए पहले तो मुझे नॉर्मल बनाने की ज़रूरत है। सो दिस विल बी द नॉर्मल फॉर दिस इंसिडेंट लाइट रे। कितना एंगल होगा ये, एंगल कोई बता सकता है ये एंगल कितना होगा।
कैसे करके निकाला, क्या किया बताओ। हाँ, ये दोनों एंगल सेम है, रेडियस है ना, सो दिस एंगल इज 30 डिग्री। और क्या ये अब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रहा है, तो बेंडिंग किधर होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बोलो। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये एंगल मुझे निकालना है, इस एंगल को मैं लेट से ई बोल देता हूँ। तो फिर से स्नेल्स सा लगाऊंगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस एंगल √3 इंटू साइन 30 इज इक्वल्स टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 है, 1 इंटू साइन ई, कितना आ जा रहा है वैल्यू ई का, 60 डिग्री। अब तो मुझे देख के बताओ, क्या ये दोनों लाइट रे पैरेलल है क्या, नहीं है। तो डेविएशन हुआ है। डेविएशन हम लोग कैसे निकालते हैं, बिल्कुल पुराने तरीके से, इस डायरेक्शन में लाइट को जाना चाहिए था लेकिन बेंड हो गया इस डायरेक्शन में, इसका डेल्टा वन। लाइट को इस डायरेक्शन में जाना था लेकिन बेंड कर दिया तुमने इस डायरेक्शन में, डेल्टा टू। या दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंडिंग हुआ है, हाँ। तो नेट डेविएशन कितना हो जाएगा, नेट डेविएशन विल बी इक्वल टू डेल्टा वन प्लस ऑफ डेल्टा टू। और यहाँ पे डेल्टा वन कितना है, डेल्टा वन कितना है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री। और लाइट रे इस तरफ से होकर के बाहर निकला है, इन एंगल पे 30 डिग्री, दिस इज डेल्टा वन। और ये डेल्टा वन कितना है, 60 माइनस ऑफ 30 विच इज 30 डिग्री। ये डेल्टा वन 30 हुआ, और डेल्टा टू कितना है, तो अच्छे से देखो, ई का वैल्यू कितना है, 60, ये भी 30, क्योंकि ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होने वाला है, 30 डिग्री। तो डेल्टा टू भी 30 आ गया, तो टोटल डेविएशन कितना हुआ, 60 डिग्री। हाँ, और डायरेक्शन भी दे देंगे हम लोग, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारा फाइनल आंसर है। किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, समझाया मैंने अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन ना दे करके उसको चलो एक थ्योरी के फॉर्म में भी हम लोग देख सकते हैं कि लेटरल शिफ्ट कितना होता है किसी भी ग्लास स्लैब से। लेटरल शिफ्ट समझ में आता है क्या, लेटरल शिफ्ट थ्रू ए ग्लास स्लैब। और इस जगह पे ग्लास स्लैब जो हम लोग ले रहे हैं पैरेलल साइड से, मान लो कि मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, इसके दोनों साइड्स पैरेलल है, और कोई भी लाइट रे इस जगह पे इंसिडेंट, ये इंसिडेंट लाइट साइड का, ये लाइट रे इंसिडेंट, और बेंड कर देता हूँ अच्छे से, प्राइम ऐसा। तो ये बेंडिंग होगा पहले तो, इस तरफ गया, फिर वापस से रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद फिर से ये बाहर निकल जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों जो लाइट रे है बेसिकली पैरेलल है, हाँ। कैसे बोल सकते हैं, कोई प्रूफ करके बता सकता है क्या?
बोलो। कैसे बताया ये दोनों एंगल सेम होगा? कैसे बताया? नहीं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से तुम एंगल को सेम नहीं बता सकते हो। एंगल को सेम नहीं बता सकते। अगर मीडियम चेंज हो जाता तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी फिर भी लगता। ठीक है, तो तुम क्या बताते कि एंगल सेम है? मान लो कि ये नीचे वाला मीडियम मीडियम चेंज कर दिया मैंने, क्या अभी भी ये एंगल और ये एंगल सेम होगा? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अभी भी लग रहा है। नहीं, सेम नहीं। ये वाला एंगल को मैंने आर बोला, ये वाले को ई बोला, और ये वाले को आर। ठीक है, इस तरीके से। इसका एक बेस्ट बेस्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन है जो कि मैं दे रहा हूँ। हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि अगर मीडियम सेम हुआ, अगर मीडियम सेम हुआ तो जो रेज होंगे वो पैरेलल होंगे ऑलवेज। क्या इसका मीडियम और इसका मीडियम सेम है? बिल्कुल सेम है। तो इसमें दोनों रेज पैरेलल होंगे, और इनफैक्ट तुम बोल सकते हो कि आई जो होगा वो ई के बराबर होगा। और इसको कैसे बताया जा सकता है? मान लो कि ये मीडियम वन है एंड दिस इज ऑल्सो मीडियम वन, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन होगा, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन होगा। स्नेल्स लॉ लगाएंगे। और देखो अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ तुम्हें अच्छे तरीके से दिखेगा कि इसका म्यू वन मल्टीप्लाइड बाय आई, म्यू वन इंटू साइन आई, इज इक्वल्स टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय आर, इज इक्वल्स टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय ई। क्या ये बीच में बेकार है? हटा दो उसको। और म्यू वन म्यू वन कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर से तुम्हें क्या निकल के आया कि आई और ई क्या है, इक्वल। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे, इफ द मीडियम इज सेम देन द रेज विल बी पैरेलल। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे तो मीडियम सेम था, फिर भी रेज पैरेलल नहीं, क्यों? हाँ। हाँ, समझ में आया क्या? यहाँ पे हम लोग किसके लिए बातें कर रहे हैं? ग्लास स्लैब के लिए, जिसके दोनों साइड्स पैरेलल हैं, और पैरेलल होने के कारण से जो नॉर्मल होंगे वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, या फिर वो दोनों भी पैरेलल हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये किसके लिए वैलिड है। ठीक है, चलो अब मैं बता दिया कि इस ग्लास स्लैब का थिकनेस जो है वो टी है। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल जाएगा, लाइट रे को जाना चाहिए था इधर से, लेकिन अब वो जा रहा है इस जगह से, तो इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आया, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट। तुम्हें इस का वैल्यू निकालना है कि कितना होगा, लेटरल शिफ्ट कितना होगा। कोई निकाल सकता है तो बताओ। पूरा का पूरा ये मैथ्स है, फिजिक्स इसमें है ही नहीं। सही बताऊं तो इसमें कुछ भी फिजिक्स नहीं है। रे डायग्राम बना हुआ है, ज्योमेट्री बनाना है, ज्योमेट्री से क्या करना पड़ेगा? वैसे ये ज़्यादा आता नहीं है,
लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्या चीज़ आ जाए, कब कहाँ पे काम आ जाए क्या पता। चलो सॉल्व करते हैं फिर। नीचे मैं इसका ज्योमेट्री बना रहा हूँ, सभी को ध्यान से देखेंगे क्योंकि फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो याद तुम्हें नहीं रहने वाला है, ये बात तो तय है। तो तुम्हें क्या याद रखना है, इसका कॉन्सेप्ट, जिस तरीके से ये डिराइव किया जा रहा है। तो ढेरों सारे फॉर्मूले हैं तुम्हें याद रखने के लिए, और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो यूज ही नहीं होता है, क्या ही याद होने वाला है हम लोग से। और डिफरेंट ऐसा लाइट रह गया, और फिर यहाँ पे भी डेविएट कर गया, ये पैरेलल है इसके। ठीक है, तो दिस एंगल इज आई एंड दिस एंगल इज आर, ये लेंथ गिवन है डेट इज टी। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, और ये एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। इसमें इस वाले को मैं एक्स डिस्टेंस बोल देता हूँ, एक्स लेंथ है बोल देता हूँ, ठीक है। अगर एक्स लेंथ हो गया तो इस ट्रायंगल में एक्स का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ये तो है टी और ये है आर, तो एक्स कॉस टी इज इक्वल, सॉरी एक्स कॉस आर इज इक्वल टू टी। इधर से कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर, ये टी आ गया। अब मुझे ये वाला डिस्टेंस डी निकालना है, तो इस डिस्टेंस के लिए मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। तो तुम्हें एक और ट्रायंगल दिख रहा होगा, इससे बना हुआ, इससे अंदर से ये ट्रायंगल दिखा क्या, क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल हाँ। और ये एंगल है कितना, ये वाला एंगल आई माइनस ऑफ आर, देखा। और ये लेंथ जो है वो एक्स है, और तुम्हें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी कैसे निकलेगा, डी इज इक्वल टू एक्स साइन आई माइनस ऑफ आर, ठीक है क्या। एक्स का वैल्यू पता है, पुट कर लो इधर, इट इज टी साइन आई माइनस ऑफ आर डिवाइडेड बाय कॉस आर, सो दिस इज डी, और ये आंसर आ गया। और ये लेटरल शिफ्ट का आंसर या फिर रिजल्ट जो है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से याद रखते हो। मैं तो बोलूँगा कि इसका डेरिवेशन याद कर लो, डेरिवेशन याद रहेगा तो तुम्हें इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेयरली क्वेश्चन इस पे आते हैं। चलो ठीक है, फिर बाकी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज एपरेंट शिफ्ट एंड एपरेंट डेप्थ, क्योंकि इसको पूरा ही अच्छे तरीके से देखना होगा, अभी तो क्लास खत्म हो जाएगा। और फिर एपरेंट शिफ्ट और एपरेंट डेप्थ से हमारा जो है कैलकुलेशन काफ़ी, मतलब कि कॉन्सेप्ट काफ़ी वास्ट होने लग जाता है, यहाँ से काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होने लग जाती हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसको और अच्छे तरीके से देखेंगे। होमवर्क के लिए टिल डॉट तक कंप्लीट कर लेना एक्सरसाइज, टिल डॉट तक कंप्लीट कर लेना, और अगर किसी में अपेरेंट शिफ्ट और अपेरेंट डेप्थ होगा तो उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, और फिर हम लोग आगे करेंगे।